लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, और उसमें हमने आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन पिछले क्लास में पढ़ा था। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये सब हो गया था। बाइनरी सोल्यूशन का वेव प्रेशर निकालना भी हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, और वैसा 2 बकेट रखा हुआ है ना। 2 बकेट रखा हुआ है, दोनों में 1-1 लीटर पानी है। पहले वाले में तुम 1 मोल चीनी ऐड करते हो और दूसरे वाले में 1 मोल तुम यूरिया ऐड करते हो। तो जाहिर सी बात है कि जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ वो अलग अलग होगा, दोनों का नेचर अलग अलग होगा। एक चीनी का सोल्यूशन है, दूसरा यूरिया का सोल्यूशन है। लेकिन हम पाते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है, जैसे दोनों का डेंसिटी अगर कंपेयर करोगे तो डेंसिटी अलग अलग होगा। मोल दोनों का सेम है, यूरिया और तुम जो चीनी ऐड किए हो, लेकिन मास दोनों का अलग है, तो टोटल मास भी दोनों का अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, विस्कोसिटी निकालोगे, तो ये सब अलग अलग होगा। मोलर कंडक्टिविटी ये सब अलग अलग होगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि इन दोनों सोल्यूशन में बिल्कुल वो सेम होगा। उसका रीजन ये है कि वो सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो जिस सॉल्यूट को तुम ऐड किए हो उसके पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, उस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब, अगर तुम 1 मोल चीनी ऐड किए तो उसमें 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल है चीनी का, और अगर यूरिया भी 1 मोल ऐड किए तो उसमें भी यूरिया का 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल है। तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है सॉल्यूट की, तो जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो सारा का सारा बिल्कुल सेम होगा। क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर, जो कि पढ़ चुके हो पहले। तो दोनों सोल्यूशन का RLBP बिल्कुल सेम आएगा। दूसरा होता है दोनों सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितने का इंक्रीमेंट आया वो भी तुम नोटिस करोगे सेम है। फ्रीजिंग पॉइंट में जितने का कमी आया, डिप्रेशन आया, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल जो है हो सकता है वो भी सेम हो, लेकिन वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज है जो कि डिक्रीज करता है। सॉल्यूट को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। और चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप नोटिस करोगे कि दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, बशर्ते कि हमारा सॉल्वेंट जो हो वो दोनों में सेम मात्रा में हो चाहे सेम हो। बात आ रही है समझ में? सेम मात्रा नहीं भी हो सकता है, कंसंट्रेशन वगैरह से भी हम रिलेट करते हैं कभी कभी कि मोलैलिटी, अगर मान लो वाटर सेम नहीं भी होता लेकिन यूरिया और चीनी का मोलैलिटी अगर सेम होता तो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, RLBP ये तीनों का तीनों सेम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, इसी को हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। हेडिंग दे लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नीचे लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend only upon number of solute particles present in a given solvent। given solvent का मतलब एक्सपेरिमेंट को 2 बार कर दो, सॉल्वेंट का मात्रा फिक्स है, दिया हुआ है, एक बार उसमें चीनी ऐड करो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी में यूरिया ऐड करो। आप पाओगे कि कुछ प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो है वो सेम रह जाता है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? दीज, ध्यान देना बच्चों, हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगर पानी में 1 मोल चीनी ऐड करो और बेंजीन में 1 मोल तुम यूरिया ऐड करो चाहे चीनी ऐड करो, तो यहां पे हमारा सॉल्वेंट ही डिफर कर गया, तो दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट को सेम रखना है और हमें सॉल्यूट को चेंज करना है, तब जाकर हम कंपेयर करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों में से किसी के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे RLBP हो गया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हमारा बीच का जो 2 बताएं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों का दोनों सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के केवल नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
कौन कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है? तो पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम बोला करते थे RLVP। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4 होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF, डेल्टा चेंज हो गया और ये मैग्नीट्यूड वाइज होता है। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TV से। देखो जब ऑलरेडी डिप्रेशन या एलिवेशन लिख देता है ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही मेंशन करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन से तो पता चल ही गया कि वो घट रहा है और एलिवेशन से पता चल गया कि वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड होता है, डेल्टा TF भी मैग्नीट्यूड होता है, डेल्टा TF भी चेंज का मैग्नीट्यूड होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से हम पहला बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन पहला को निकालने का हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड अभी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इन तीनों में जाएंगे। तो इतना नोट करो। देखो बच्चों, पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शुरू कर रहे हैं। ये वाला पार्ट तुम्हारा पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, रॉड्स लॉ का पहला केस, वेपर प्रेशर क्या होता था? डिक्रीज करता था। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम्स आउट टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो कमी आया रिलेटिव टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर, जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था, कमी कितने का आया? अगर ओरिजिनल P0 था और फाइनल है P, तो P0 में से P को घटा दोगे तो इतने का कमी आया। लेकिन ये बोल रहा है रिलेटिव टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ओरिजिनल से डिवाइड कर दो यानी P0 से डिवाइड कर दो। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि RLVP को हम बोला करते थे P0 माइनस P अपॉन P0, और इसका फॉर्मूला होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। और इसमें क्या क्या फॉर्मूला आया था, रिवाइज भी कर लो साथ साथ। दूसरा फॉर्मूला आया था सॉल्यूट से सॉल्वेंट के मोल का रेशियो, वो आया था P0 माइनस P अपॉन P। एक आया था P बराबर P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जहां P0 था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और P था सोल्यूशन का। एक और फॉर्मूला आया था मोलैलिटी का। मोलैलिटी का आया था P0 माइनस P अपॉन P इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो था वो ग्राम पर मोल में था। तो ये सारा कुछ हमारा पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम जो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं वो ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड से निकालते हैं, और उसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। इसको पहले तुम लोग नोट कर लो, अच्छे से पढ़ा हुआ है फिर भी इसको अच्छे से नोट कर लो। आगे लिखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली RLVP इज कैलकुलेटेड बाय ओस्टवाल्ड्स एंड ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। और नीचे लिखो ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। तो देखो ये होता क्या है इसमें। ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड में सबसे पहले एक कंटेनर ले लो और ये जो कंटेनर है इसमें जिस सॉल्यूशन का RLVP निकालना है वो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें वो सॉल्यूशन है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसके ऊपर में वेपर प्रेशर P जमा हो गया। वेपर जो है ऊपर जाएगा तब तक जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए, और ऊपर में वेपर प्रेशर सपोज करो P के बराबर आ गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बगल में एक और कंटेनर ले लो, लेकिन इसमें उतना ही मात्रा में लेकिन प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है। तो अगर सॉल्वेंट भरा हुआ है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक U ट्यूब है, एक ऐसे U ट्यूब है जिसमें एक ड्राइंग एजेंट भरा हुआ है। ड्राइंग एजेंट का मतलब
नमी को सोख लेगा, है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो गया एक ड्राइंग एजेंट। फॉर एग्जांपल H2SO4 ले सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4। अब हम करते क्या है कि इधर से सबसे पहले इस वाले कंटेनर में ड्राई एयर को भेजो। किसको भेजो? ड्राई एयर को। यहां से हमने ड्राई एयर को पास कराया। पहले याद कर लो किस ऑर्डर में है, पहले सॉल्यूशन है, उसके बाद सॉल्वेंट है, उसके बाद ड्राइंग एजेंट है। ये रख लो, आंख बंद करो और याद करो सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन है जिसका RLBP निकालना है, सॉल्वेंट नहीं है। बीच में प्योर सॉल्वेंट है और साइड में U2 है हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहां से ड्राई एयर इसमें इन कर गया। अब ड्राई एयर इधर इन किया और ये बर्तन जो होता है यहां से एक ओपनिंग होगा और ये जाकर इससे कनेक्टेड है मान लो, ठीक है, और ये यहां से एक ओपनिंग होगा, ये जाकर जो हमारा ड्राइंग एजेंट रखा है उसके इस वाले एंड से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ड्राई एजेंट जो है सारा का सारा मॉइस्चर यहां से एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जो इधर से निकलेगा वो वापस से ड्राई एयर निकल जाएगा। अभी देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले ड्राई एयर यहां से गया और यहां पे जाकर ये जितना भी वेपर है इसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके यहां से आगे बढ़ गया, यहां से निकल गया। तो यहां से जो बाहर आगे निकलेगा वो मॉइस्ट एयर होगा। और जैसे ही ये वेपर को यहां से निकल गया, ये जो जार है, ये जो कंटेनर है, इसके मास में कमी आएगा और मास में जो कमी आएगा वो कितने के बराबर होगा, तो जो भी वेपर यहां से एब्जॉर्ब हुआ वही मास में कमी आएगा, क्योंकि एयर आया और एयर निकल गया। तो जो भी यहां वेपर था जो एब्जॉर्ब हुआ उसका मास यहां पे घट गया। तो हम बोलेंगे जो पहला कंटेनर है, सॉल्यूशन कंटेनर है, उसके मास में ये जो भी वेपर है उसके मास के बराबर कमी आया। मास प्रोपोर्शनल होता है मोल के और मोल प्रोपोर्शनल होता है P बराबर nRT से प्रेशर के। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी मास में कमी आएगा वह इस प्रेशर P के प्रोपोर्शनल होगा, मास मोल के प्रोपोर्शनल, मोल प्रेशर के प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के जो हमारा सॉल्यूशन जार है डिक्रीमेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनर, डिक्रीमेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू P होगा, इस प्रेशर P के बराबर होगा। यहां तक याद हो गया अच्छे से, समझना इसको बहुत बढ़िया से। क्या बताया हम, ड्राई एयर गया, यहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया, इसके मास में कमी आएगा। जो मास में कमी आएगा वो ये जो वेपर है, वेपर के मास के बराबर, वो मास इस वेपर के मोल के प्रोपोर्शनल और इस वेपर का मोल इस प्रेशर P के प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं कि जो मास में कमी आया सॉल्यूशन कंटेनर में वो P के प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब ये जो मॉइस्ट एयर था इसमें घुसा, जब ये इसमें घुसा मॉइस्ट एयर, तो इस वेपर को सॉल्यूशन जो था, सॉल्यूशन में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों था, सॉल्यूट भी था, सॉल्वेंट भी था। तो वेपर में कौन था, वेपर में तो प्योर सॉल्वेंट था। तो ये जो मॉइस्ट एयर आगे जा रहा है अपने साथ सॉल्वेंट को लेके जा रहा है, और जैसे इसमें घुसेगा, पहले से प्योर सॉल्वेंट था और ये मॉइस्ट एयर कुछ और सॉल्वेंट लाकर इसमें रख दिया, लाकर रखा, लेकिन लाकर रखने से प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स होता है। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन चेंज होता तो चेंज कर जाता, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 ही होता है। बाहर से कितना भी तुम प्योर ऐड कर दो वो P0 ही रहेगा। तो देखो सिचुएशन हुआ क्या, यहां पे मास में कमी आया P के प्रोपोर्शनल, और ये जो भी वेपर था जो कि सॉल्वेंट था हमारा, है यहाँ पे सोल्यूशन, लेकिन वेपोराइज तो केवल सॉल्वेंट होगा, हमारा सॉलिड तो नॉन वोलाटाइल है। तो ऊपर में जो सॉल्वेंट गया उसको लेकर ही आगे बढ़ा और यहां पे जाकर सारा सॉल्वेंट उड़ेल दिया। क्यों उड़ेल दिया, क्योंकि प्रेशर जो है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, वो P0 का P0 रहेगा। तो सपोज करो कि जब ये यहां घुसा तो इसके मास में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया। फिर क्या होगा, जब ये एयर यहां से मूव करेगा तो ये पूरा का पूरा वेपर फिर से ऊपर में एब्जॉर्ब करेगा, उसको लेकर आगे बढ़ जाएगा। जब ऊपर वाले वेपर को ये लेकर फिर से आगे बढ़ गया तो फिर से हमारा मॉइस्ट एयर आगे बढ़ा, और ये मॉइस्ट एयर अब क्या लेकर जा रहा है, तो तुम बोलोगे ये P0 को लेकर जा रहा है। तो इसमें बताओ नेट क्या हुआ, जब मॉइस्ट एयर यहां से आया था, तो जब आया था तो अपने साथ वेपर को लेकर आया था, तो उससे इसका मास बढ़ गया। कितने से बढ़ा, जितना लेकर आया था, यानी P के प्रोपोर्शनल। लेकिन जब ये जा रहा था तो ऊपर वाले वेपर को लेकर गया, यानी P0 को लेकर गया,
कहने का मतलब इस कंटेनर में दो घटना घटा है, P आया है और P नॉट चला गया है। P आया है और P नॉट चला गया है। बड़ा कौन होता है? P नॉट बड़ा होता है P से, क्योंकि P वेयर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जो कि सॉल्वेंट से कम होता है। तो P आया और P नॉट गया, यानी कि कम आया और ज्यादा गया, तो ओवरऑल इसके मास में भी कमी आएगा। और कितने कमी आएगा? दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल कमी आएगा। तो हम लिख सकते हैं डिक्रीमेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट कंटेनर। जो हमारा सॉल्वेंट कंटेनर है उसके मास में जो कमी आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो पी नॉट माइनस पी का प्रोपोर्शनल होगा। पी नॉट गया और पी आया, तो कमी आया पी नॉट माइनस पी का। अब यहां से पी नॉट माइनस पी आगे बढ़ गया बच्चों, ठीक है। तो इसके मास में कमी आया है पी का, इसके मास में नेट कमी आया है पी नॉट माइनस पी का। और यहाँ पे मॉइस्ट एयर घुसा, H2SO4 को क्रॉस किया, तो H2SO4 जितना इसमें नमी है सब एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां से निकलेगा क्या? यहां से वापस हमारा ड्राई एयर बाहर निकल गया, है ना। यहां से वापस हमारा ड्राई एयर बाहर निकल गया। कहने का मतलब जो ड्राई एयर हमने इन कराया था वही बाहर निकल गया। इट मीन्स कि मास हमारा ओवरऑल मास तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि ड्राई एयर आया ड्राई एयर निकला। लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि इसका मास भी घटा है, इसका मास भी घटा है, तो पक्के से इसका मास बढ़ा होगा। कितने से बढ़ा होगा? तो जितने से इन दोनों का घटा होगा। तो दोनों का नेट कितने से घटा? दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके जितना आएगा एग्जैक्ट उतने ही से यू ट्यूब का मास हमारा बढ़ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे इंक्रीमेंट इन मास ऑफ यू ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों को ऐड करोगे माइनस पी, पी कर दिया तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? पी नॉट के प्रोपोर्शनल आ गया। सपोज करिए पहला डेटा जो डिक्रीमेंट इन मास था वो दिया हुआ है W1, जो डिक्रीमेंट इन मास था सॉल्वेंट का वो दिया हुआ है W2, और जो इंक्रीमेंट इन मास है यूट्यूब का वो आपको दिया हुआ है W3, ठीक है। तो तुमको एक्सपेरिमेंट करके ये तीनों का तीनों वेट निकाल लेना है। अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसमें इन तीनों में से कोई दो दे देगा, और दो देकर तुमसे वही सारा सवाल पूछेगा जो RLVP में पूछा करता था। डिफरेंस बस इतना है कि उन सवालों में पी नॉट और पी दिया रहता था, यहाँ पे मास देगा, मास से पहले तुमसे पी नॉट पी वगैरह निकलवाएगा और उसके बाद वो जो पूछेगा सो पूछेगा। कहने का मतलब मान लो W1 W2 W3 दिया हुआ है, एक केस लेकर चलते हैं, कोई भी दो पिक कर लो, तुम्हारी मर्जी। W1 W2 W3 इसमें से कोई भी तुम दो पिक कर लो, है ना। उससे हम RLVP निकाल लेंगे, रेशियो भी निकाल लेंगे, जितना फॉर्मूला इसके पहले लिखे थे सब निकल जाएगा। सपोज करो W1 एंड W2 पिक करते हैं। केस 1, इफ W1 एंड W2 आर गिवन। कहने का मतलब पहले वाले कंटेनर के मास में जो कमी आया, दूसरे कंटेनर के मास में जो कमी आया, ये दोनों डेटा तुमको दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि तुमको क्या दे दिया? पी नॉट माइनस पी दे दिया और पी दे दिया, ठीक है। तो अगर तुम RLVP लिखोगे तो RLVP बराबर होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी किसके प्रोपोर्शनल? W2 के, तो ऊपर में लिखोगे W2, लेकिन नीचे में पी नॉट है। हमारे पास पी नॉट माइनस पी पता है और पी पता है, पी नॉट तो नहीं पता। तो एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे माइनस पी और पी कट जाएगा और पी नॉट बच जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी ऐड हो जाएगा W1 प्लस W2। तो नीचे में पी नॉट को हम किसका प्रोपोर्शनल करें? तो हम लिख देंगे W1 प्लस W2 के। तुमको W1 पता है, W2 पता है, RLVP निकल जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताए थे उस टाइम न्यूमेरिकल के लिए। ये रेशियो बराबर होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी के। तो पी नॉट माइनस पी कितने के बराबर? W2 के, और पी किसके प्रोपोर्शनल? W1 के। हो गया है। एक और केस ले लेते हैं, केस 2, है ना। केस 2 में मान लो W1 और W3 दिया है। इफ W1 एंड W3 आर गिवन, तो इस केस में अगर RLVP लिखोगे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, तो पी नॉट माइनस पी ये रहा W2, लेकिन ये तो दिया नहीं है, दिया है W1 और W3। तो W1 हो गया P के प्रोपोर्शनल, W3 हो गया P नॉट के। तो ये तो बहुत आसान हो गया, सीधे वैल्यू पुट कर दो, W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3। रेशियो पे अगर काम करोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। तो ये हो जाएगा W3 माइनस W1, और P किसके प्रोपोर्शनल? तो W1 के। तो नीचे में आ जाएगा W1। तो आपको अगर W1 W3 पता है तो ये सब निकल जाएगा, और ये निकल गया तो सवाल ब्रेक कर गया, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं।
देखो बच्चों सवाल ये इसमें कह रहा है ड्राई एयर वॉज ड्रॉन थ्रू बल्ब्स कॉन्टेनिंग ए सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। ड्राई एयर को पहले पास कराया गया एक ऐसे सोल्यूशन से जिसमें 40 ग्राम यूरिया है और 300 ग्राम पानी है। देन थ्रू बल्ब कॉन्टेनिंग प्योर वाटर, ठीक है, उसके बाद प्योर वाटर से। तो क्या सीन है, पहले सोल्यूशन से पास कराया, फिर प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट से। आफ्टर दिस इट इज फाइनली पास थ्रू अ ट्यूब कॉन्टेनिंग प्यूमिस मॉइस्चर्ड विद स्ट्रॉन्ग H2SO4। ये क्या होगा, ड्राइंग एजेंट होगा। तो जो हमारा सेटअप था सेम वही है, पहले सोल्यूशन है, फिर सॉल्वेंट है, फिर यू ट्यूब है। दी वाटर बल्ब, वाटर बल्ब का मतलब क्या, सॉल्वेंट वाला बल्ब। तो सॉल्वेंट जो था बच्चों, सॉल्वेंट के मास में जो कमी आया था, बीच वाला था सॉल्वेंट, उसके मास में P0 माइनस P का कमी आया था। और सवाल कहता है कि वाटर बल्ब लॉस्ट 0.087 ग्राम, इसके मास में 0.087 ग्राम का कमी आया। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 0.087 ग्राम के। तो नोटिस करो कि तुम्हारे दिमाग में डायग्राम रहेगा तभी ये हो पाएगा, है ना। तुमको बस अगर इतना भी याद है कि पहले वाला सॉल्यूशन था और दूसरा वाला सॉल्वेंट था और तीसरा वाला यू ट्यूब था, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर P होता है, सॉल्वेंट में P0 होता है। तो जब एयर यहां से निकल के पार होगा तो इसका मास घटेगा P से, इसमें P आया और P0 निकल गया, तो P आके P0 गया, यानी इसके मास में कमी आया P0 माइनस P का, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसके मास में इंक्रीमेंट आ जाएगा। इंक्रीमेंट कितने का, P0 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में गंदा सा डायग्राम बना सकते हो जल्दीबाजी में एग्जाम में भी। बस इतना याद रखना, पहले सॉल्यूशन, फिर प्योर सॉल्वेंट, और उसके बाद हमारा यू ट्यूब होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कर रहा है कि एंड दी सल्फ्यूरिक एसिड ट्यूब गेन्ड 2.036 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का जो ट्यूब है उसके मास में इंक्रीमेंट आया। तो इंक्रीमेंट यू ट्यूब में कितने का आता है, P0 का आता है। तो हम लिखेंगे P0 इज प्रोपोर्शनल टू 2.036 ग्राम। ठीक है, तो बोल रहा है कि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। बताए थे आरएबीपी में कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है रेशियो वाला, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो कि बराबर होता है P0 माइनस P अपॉन P के। तो सॉल्यूट 40 ग्राम यूरिया और उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मोल क्या लिखोगे, मास बटा मोलर मास 40 बटा कैपिटल M, नीचे में सॉल्वेंट यानी पानी 300 बटा 18 इज इक्वल टू P0 माइनस P किसके प्रोपोर्शनल, 0.087 के डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया P। तो इन दोनों से P कैसे आएगा, तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दो, तो P0 में से P0 माइनस P घटाओगे तो P आ जाएगा, कर दो माइनस, आ गया 2.036 माइनस 0.087। क्या किया हमने, ऊपर में रखा P0 माइनस P और नीचे में P0 में से P0 माइनस P को माइनस कर दिया। ठीक है, P0 इसके प्रोपोर्शनल, P0 माइनस P इसके प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेशियो है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये सॉल्व होकर आ जाएगा, और LHS में केवल कैपिटल M हमारा अननोन है, तो तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार ऐसे सवाल पे, है ना, नोट कर लो। तो आज की छोटी सी क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में बस एक कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, पोस्टवर्ड वॉकर्स मेथड, अच्छे से कर लेना इसको। अगले क्लास में बाकी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में।